आ गए हैं। कौन कौन आया अभी? अंकिता और अर्णव। आदर्श और वो सर अभी नहीं आया। चलिए, जब तक वो लोग नहीं आए तब तक क्वेश्चन लिखिए आप दोनों। बोलो। यस सर। Find the ratio of the potential differences. Find the ratio of the potential differences that must be applied across the parallel and series combination of the two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2, so that the energy stored in the two cases become the same. क्वेश्चन पूरा लिख लिए? यस। बनाइए। नया कोई बच्चा आया है, मतलब अभी कोई ज्वाइन किया है? आदित्य। आदित्य, तुम लास्ट क्लास में पहले चले गए थे? यस। क्या रहस्य रहा था? ट्रेन में ट्रैवल हो जाती इसलिए। क्या? ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे सर, इसलिए कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, पटना आ गए हो?
नो सर, पटना तो भी नहीं है, बाहर है। अच्छा, मतलब उस दिन बाहर जा रहे थे। यस। अच्छा, चलिए बढ़िया। अभी एक क्वेश्चन लिखवाए हैं, तो वो अभी आप थोड़ा 2 मिनट के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक आपका छूट गया तो शायद आपसे नहीं बनेगा अभी। बट 2 मिनट के लिए जितना आपके पास टाइम है, पहले जो इस सेकंड चैप्टर में पढ़ाए हैं एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। ओके। फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ट्राई हो रहा है कि हम शुरू करें? अंकिता और नो। सर ट्राई कर रहे सर सीरीज के केस में अभी रेशियो तो सर समझ नहीं आ रहा, मतलब कि ये लास्ट वाला लाइन का क्या मतलब है सर? देखिए, सिंपल सा मतलब है इसका, लेकिन इतना भी सिंपल मतलब नहीं है तो सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला लाइन ऐसे नहीं, पहले शुरू से पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपके पास दो कैपेसिटर है C1 और C2, ठीक है ना। उसको एक बार सीरीज में ऐड करके बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करके बैटरी अलग बैटरी से कनेक्ट किया गया है। लेकिन सौभाग्य ऐसा है कि दोनों केस में जो एनर्जी है
वो एनर्जी सेम है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट डालिए, बोर्ड के लिए डालिए, एज वेल एज ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी पूछा गया है इस साल, जो अभी जेई मेंस हुआ था जनवरी में, उसमें भी पूछा गया है। तो हालांकि पहले बोर्ड में पूछा गया, फिर जेई में पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा, C1 और C2 का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1:2, यानी C1/C2 का वैल्यू है 1/2। ठीक है अंकिता? बाकी जो बच्चे थोड़ा लास्ट में आए, थोड़ा पेशेंस रखेंगे इस क्वेश्चन पे, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। तो एक काम करते हैं, सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, बोलो हाँ या ना। अब पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2। तो ये कितना हो जाएगा? 1 × 2, 1 + 2, और ये कितना हो जाएगा? 3। तो 2/3 सीरीज में, और ये हो गया आपका पैरेलल में। बोलो हाँ या ना और नो। यस अब सर। दोनों के केस में एनर्जी सेम है, तो हाफ CV² होता है 2/3 VS², और हाफ कैपेसिटेंस जगह पे 3 और VP²। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन यही कह रहा है कि दोनों के केस में एनर्जी क्या है? सेम है। तो इससे ये कटेगा, तो 2VS² इज इक्वल टू 9 VP² होगा। बोलो अंकिता यस और नो। यस सर। VS/VP कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो VS/VP आ गया 3/√2, यानी VP/VS जो होगा वो √2/3। बोलो यस और नो। यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पर्पस से भी था, आया हुआ भी है 2-2 बार, और इस बार कुछ बच्चों ने बताया, हालांकि क्वेश्चन तो नहीं हम देखे हैं बाहर, क्योंकि उस तरह से सीन ही नहीं हुआ कि कभी डाउनलोड करके देखा जाए। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा जो इस साल 12th के साथ साथ ही एग्जाम देने वाले थे कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन, या कल जो जाते जाते क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को याद होगा, वो जो 6 माइक्रोफैराड था, 12 माइक्रोफैराड था, 3 माइक्रोफैराड था, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपको बोर्ड में तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन अगर जेई में या नीट में आता है तो सरप्राइज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आदर्श आ गया? यस सर। बड़ी देर कर दी आप आते आते हुजूर। सर थोड़ा सा कुछ काम था। अच्छा चलिए ठीक है, बढ़िया है। कब तक आपका स्कूल क्लोज है? 14 तारीख तक सर। डीपीएस तो इतना छुट्टी देता नहीं है, लेकिन इस बार आप लकी हैं। यस सर। अब हम लोग एक टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था। और बिल्कुल सरप्राइज मत होना, सब नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना बोलने का, ठीक है? बाबू आदित्य, कैमरा ऑन करके स्क्रीन पर आइए। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बगल में एक गिलास पानी भी पी सकते हैं अगर हो तो। चलिए आपसे एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, और आप टाइम लेकर भी बता सकते हैं। आप हमें बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? आदित्य, कभी तुम ऐसे किसी स्टूडेंट का आर्ट देखे हो कि वो कैमरा पर देखते भी रहेगा और धीरे धीरे पेज भी पलटते रहेगा, वहां तक पहुंचना चाहेगा जहां पर वो इक्विपोटेंशियल लिखा रहे? ऐसा आर्ट देखे हो किसी बच्चे में?
चलिए कोई बात नहीं, आप अभी बाहर हैं, मैं समझ रहा हूँ आपको मौका नहीं मिला है रिवीजन के लिए, लेकिन पूछ लिए। नहीं तो तुम्हारे जितने भी दोस्त होते सब कहते कि सर आपने आज धोखा किया हमारे साथ, उससे क्यों नहीं पूछे, हम ही लोग से क्यों पूछे। बट मैं समझता हूँ, बट इस बात को ध्यान रखना, मैं जो भी आज क्वेश्चन पूछूंगा उस क्वेश्चन का कोई ना कोई मतलब होगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है ना। अगले क्लास में आपसे इक्यू पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना लिखवाए हैं उसी में से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आदर्श बाबू, आप रेडी हैं जवाब देने के लिए? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? ढूंढ रहे हो? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। चलिए और नो, यस सर। why electric field is normal to the equipotential surface? अंकिता? सर नॉर्मल क्यों होता है वो नहीं पता, बट सर अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता है, क्योंकि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल पोटेंशियल सेम रहता है, तो क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता। नॉर्मल क्यों होता है उसका नहीं। क्यों नहीं हो सकता इन डायरेक्शन? रिलेशन बिटवीन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहे थे तो उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल भी था जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो इक्यू पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्विपोटेंशियल में हो ही सर, सकता है। इक्विपोटेंशियल में सर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता उसके सरफेस में, इस कारण से सर। चलो ठीक है, कुछ हद तक आंसर सही है तुम्हारा। इसको तुम और अच्छे से क्लियर करना चाहोगे अंकिता, कि तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए? सर ऐसा हो सकता है क्योंकि सर जैसे अगर वो उसके अलॉन्ग रहेगा तो सर एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड सर मीट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये वाला बात नहीं बोलना था। चलो तुमसे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पूछ लूं? यस सर। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट बता रहे सर। सर अच्छे से याद नहीं। कोई बात नहीं। सर ये हमको आता है पोटेंशियल सर, ग्रेडियंट होता है, हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल माइनस ग्रेडियंट dV by dr, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। लाइन। और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला तो कोई गलत नहीं बोला, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में माइनस ई भी रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सुनिए ध्यान से, आपने जो अर्नो बोला उसका आंसर मैं दे दूं।
कि आपका कुछ हद तक सही था, आप सिस्टमेटिक बस केवल नहीं बोले थे, आप ये उसमें बोलना था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा, किसी दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, मान लीजिए कि एंगल बनाएगा, तो एंगल बनाएगा तो एक टेंजेंट की तरफ जाएगा, एक नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो जो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से वर्क आएगा, कुछ ना कुछ वर्क आएगा। लेकिन हमने तो ये सीखा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी तरह का कोई वर्क नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। वही बात बोला उसने भी, लेकिन थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बोलना है। दूसरी बात कि अगर मैं चीजें कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, केवल समझा दे रहा हूँ, तो उसमें भी आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि क्लास जैसे ओवर हो तो उस टॉपिक के बारे में सर ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो थोड़ा सा मेंशन कर लेना चाहिए। ओके, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉपिक एक कराने जा रहा हूँ। उस टॉपिक के बाद 3 क्वेश्चन सर के थ्रू अभी आपके पास जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लंबा है, तो आप लोग को अभी क्लास में ही बनाना है। उसको बनेगा तो ठीक, अदरवाइज मैं बताऊंगा। कोई दिक्कत किसी को? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, हेडिंग डालिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ये हम लोगों को अभी सीखना है। फिर उसके बाद से एक बड़ा सा डेरिवेशन है, 2 पेज लग जाएगा नॉर्मल कैलकुलेशन में, लेकिन आप लोग मैथ के विद्यार्थी हो तो उसको जल्दी कर लोगे, मुझे पूरा बिलीव है। कंसीडर 2 कैपेसिटर्स C1 and C2 are charged with battery V1 and V2 respectively। सपोज करिए आपके पास 2 कैपेसिटर था, ये C1 है, ये V1 है, ये C2 है और ये V2 है। आपने दोनों को कंप्लीटली क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, C1 को भी चार्ज किया गया और C2 को भी चार्ज किया गया। देन battery is removed from both कैपेसिटर। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, C1 V1, और Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 V2। बोलो हाँ या ना। 2 कैपेसिटर आपने लिया, दोनों कैपेसिटर को आपने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद दोनों कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ। चार्ज होने के बाद बैटरी को हटाकर फेंक दिया गया। आदर्श, अर्णव, आदित्य, अंकिता, कुछ बोलना चाहते हो? यहाँ तक नो सर। नो इसके बाद हम लोग को पता है, अब इन बैटरी को हटा दिया गया, अब दोनों बैटरी को हटा के कहीं फेंक दिया गया, और दोनों कैपेसिटर को एक इंसुलेटिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया या कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। ये C1, ये C2।
यहाँ चार्ज Q1 था, यहाँ Q2 था। अब एक बात बताओ, आप सबको पता है कि जब दो अलग अलग कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो स्टार्टिंग में दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होता है, बाद में दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप एक छोटा सा एग्जांपल भी लेके देख सकते हो कि सपोज करो कि एक खेत है जिसमें पूरा ज्यादा पानी है, एक में कम पानी है, फिर दोनों को किसी एक रास्ते से कनेक्ट कर देते हो तो थोड़े देर बाद दोनों खेत में पानी का लेवल सेम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ठीक उसी तरीके से जब दो अलग अलग कंडक्टर है, अलग अलग चार्ज किया गया अलग अलग वोल्टेज से, फिर जब उन दोनों को किसी कनेक्टिंग वायर यानी कंडक्टिंग कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो थोड़े देर बाद दोनों पे एक कॉमन पोटेंशियल आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि क्यू नेट जो होगा वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा। याद करो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि चार्ज इज शोर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर में क्या बताए थे, इंडिविजुअल चार्जेस का सम कर लो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बोलोगे कि सर ये हो गया आपका C1 प्लस C2 इंटू भी, जो थोड़े देर बाद कॉमन पोटेंशियल दोनों का हो जाएगा उसको हमने भी कॉमन ऐसे लिख लिया, और ये है C1 V1 और ये आपका C2 V2। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज योर कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोलो। समझ गए सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सभी ने लिख लिए? चलिए एक स्टेटमेंट लिखिए। अच्छा एक बात बताइए, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो दोनों पे जो चार्ज का रेशियो होगा वो C1/C2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यानी जब दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल आ गया, बोलो हाँ या ना। तो जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो उतना तो आएगा ही। अब एक स्टेटमेंट लिखिए, when two charged conductors having different capacities
having different capacities and different potential are joined together सर डिफरेंट क्या था? different capacities and different potential are joined together, then there is always a loss of energy. Then there is always a loss of energy. चलिए, अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा हम पहले अगर पेज में जगह हो तो वहां पे लिख लीजिएगा। हम लोग का कॉमन पोटेंशियल आया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2। अगर मान लो कि कैपेसिटर 1 या कैपेसिटर 2 कोई भी अनचार्ज है, तो जो भी अनचार्ज होगा उसका वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा। अगर C2 अनचार्ज है, इसका मतलब V2 का वैल्यू 0 होगा। अगर C1 अनचार्ज है, यानी कि V1 का वैल्यू 0 होगा। ये बात समझ लीजिए, इसलिए समझना जरूरी है ज्यादा, क्योंकि मान लो कि अनचार्ज रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात सही है कि उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया होगा। बात समझ में आया? तभी तो वो चार्ज नहीं हुआ है, यानी किसी न किसी तरह का वोल्टेज वहां एब्सेंट होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। लिखिए कंसीडर two capacitors of capacitances. Consider two capacitors of capacitances C1 and C2 are charged with potential V1 and V2 फुल स्टॉप। अच्छा एक बात बताइए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV² आदित्य, ठीक है। हाफ ही C कैपेसिटेंस होता है और V वोल्टेज होता है। अदर्स इनिशियल एनर्जी हम लिखने जा रहे हैं। बोलिए, इस बात से सहमत हो? सभी बच्चे भी एग्री करेंगे कि जो इनिशियल एनर्जी होगा सिस्टम में, वो हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2² होगा बिफोर ज्वाइनिंग टुगेदर। बोलो हाँ या ना, और नो। क्यों होगा? मान लो एक कैपेसिटर C1 है, उसको चार्ज किया आपने बैटरी V1 से, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर। एक कैपेसिटर C2 है, उसको आपने चार्ज किया, कनेक्ट कर दिया बैटरी V2 से, उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा? हाफ C2 V2। अभी दोनों कैपेसिटर अलग अलग था, ज्वाइन नहीं किया गया है, तो अब तुमसे पूछ दिया जाए कि टोटल एनर्जी कितना है अभी, तो तुम क्या करोगे? दोनों का सम ही तो बताओगे। बात समझ में आई या नहीं आई बाकी के बच्चों को भी? अंकिता, आदर्श, आदित्य,
मतलब सपोज करो कि तुम्हारे पास 60 जूल है, किसी के पास अदर्स तुम्हारा नेटवर्क आज डाउन लग रहा है। सर कार में हूँ सर। हाँ, कार में हो? चलो, कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल एनर्जी होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर और हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई बाकी के बच्चों को भी? यस यस और नो? ओके, चलिए। अब व्हेन बोथ कैपेसिटर आर ज्वाइंड टुगेदर, जब दोनों को ज्वाइन किया जाएगा टुगेदर तो उनका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा अंकिता? ये होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब एक बात बताइए, तो हम बात करेंगे फाइनल एनर्जी का, तो फाइनल एनर्जी हमारा होगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, और V ये कैसा है? कॉमन है, कॉमन वोल्टेज है। क्या है? कॉमन वोल्टेज है। तो हाफ C1 प्लस C2 और ये C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर अगर किसी को कोई पूछना है तो बच्चा अभी पूछ सकता है, क्योंकि इसके बाद अब आप लोगों का काम आने वाला है। बोलो हाँ या ना। यस सर। ये इनिशियल एनर्जी, ये कॉमन पोटेंशियल और ये फाइनल एनर्जी। श्योर हो? हाँ सर। चलिए, अगर आप इतना श्योर हैं तो फिर दुख है ही नहीं। अब चलिए, कहीं नहीं चलना है, यहीं बैठे रहना है। अब लॉस इन एनर्जी, इसको डेल्टा यू से डिनोट कर दिए तो कोई गलती कर दिए क्या? नो सर। और इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई गुनाह कर दिया? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, लॉस हुआ है इसका मतलब इनिशियल ज्यादा होगा और फाइनल कम होगा। अब आपके मन में एक सवाल का चोट रहा होगा कि सर कैसे एनर्जी में लॉस होता है, ये भी तो बता दीजिए। हाँ सर। हाँ चलिए, अच्छी बात है। और वो किसी के मन में कचोट रहा है ये सवाल? यस। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा बात है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, आप एक काम करो, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, बोले? हाँ सर। C1 C2 का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड ले लो। C1 C2 का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड ले लो। ओके। V1 V2 का वैल्यू V1 का वैल्यू ले लो 200 वोल्ट। ओके, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। और V2 का वैल्यू भी ले लो 200 वोल्ट। ओके, अब इनिशियल और फाइनल एनर्जी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। अब ये तो बात हो गई कि सर कोई एक्सप्लेनेशन थोड़े हुआ, मुझे भी पता है कि एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, बट निकाल के बताओ तो फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। अभी इनिशियल का एक्सप्रेशन आपके पास है, फाइनल का एक्सप्रेशन आपके पास है, बताओ जल्दी।
कितना आ रहा है बच्चों? सर सेम आ रहा है। सेम तो नहीं आएगा, थोड़ा सा सोच लो। जैसे देखते हैं। मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर नहीं आएगा ना सेम, इसीलिए एक बार देख लो। सर एक बार वो पीछे करिए ना पेज। ऑफ कोर्स नहीं लिख पाई थी क्या तुम? नो सर। तो बोलना चाहिए ना। देखो क्लास में जो मैं कॉपी पे लिखता हूँ, आप लोग को मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फेयर में लिख लो, लेकिन एक रफ तैयार करते चलो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते लेते आपका एक दिन फोन का स्टोरेज फुल हो जाएगा। मेरे फोन के साथ भी ऐसा ही हुआ था कुछ दिन पहले। पढ़ा के फोन रखने गए, हीट ज्यादा हो गया था तो सोचे कि स्विच ऑफ करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। स्विच ऑफ तो किए, बट जैसे ऑन किए तो सारा रीसेट हो गया फोन। यानी कि ना कोई कॉन्टेक्ट, ना कोई फोटोज, ना कोई डॉक्यूमेंट। मेरी गलती थी कि मैंने बैकअप के लिए रेडी ही नहीं रखा था, इसके वजह से मुझे बैकअप नहीं मिला। अर्णव, आदर्श, आदित्य, बाबू, तुम लोगों के पास फॉर्मूला सारा प्रेजेंट है? नहीं निकल पा रहा है क्या? नो सर। नो सर। एक बच्चा कोई बोल दो, और जिसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है वो मैसेज में भी लिख के बोल सकता है। मैं बताऊं अंकिता? हाँ सर बता दीजिए, मेरा बार बार से सेम ही आ रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग डेरिवेशन पहले नहीं बता ही देते हैं। C1 कितना था? 6 माइक्रोफेराड। और C2 कितना था? 6 माइक्रोफैराड। और V1 भी 200 था। और V2 भी कितना था? 200 ही था। 200। यस सर। तो इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर इनिशियल एनर्जी होगा। एक बात करते हैं, हाफ 6 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 200 का स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कोई बच्चा बताना चाहता है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सर 24 into 10 to the power -2। 3 4 जा 12, 12 इंटू 10 का पावर -2 प्लस 12 इंटू 10 का पावर -2, दैट इज 24 इंटू 10 का पावर -2 जूल। ठीक है। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा जल्दी से बताइए? यस और नो? 1200 1200 2400 और डिवाइडेड बाई 12, यही आया ना? यस सर, हाँ यही होगा।
चलिए बढ़िया है। तो कितना हो गया? 1200 1200, ये हो गया आपका 200 ना। हाँ सर। अब फाइनल एनर्जी हो गया। फाइनल एनर्जी हो गया तो 12 इंटू 10 का पावर -6 और 400 00। ये बिल्कुल तुम्हारा कहना सही था। तो डेल्टा यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। बिल्कुल तुम्हारा कहना सही था। ये तब केस में आया, ध्यान से सुनिएगा, कॉमन पोटेंशियल उतना ही आ गया जितना पहले से क्या था। बोलो हाँ या ना। यस सर। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या है? मैंने जानबूझ के ये सेम दिया था। मैंने स्टेटमेंट क्या दिखा है कि टू कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर चार्ज्ड विथ पोटेंशियल V1 एंड V2। क्लियर है? एक बात हाँ। बताना, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल हम दिए थे, अगर तुम लोगों को पता होगा तो तुम लोग याद, अगर अभी होगा तो तुम लोग एक बार में बोलोगे कि हाँ सर याद आ गया। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि दो खेत है, दोनों में वाटर लेवल अलग अलग है। ओके, यस सर। अब उन दोनों को किसी कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट कर दिया गया, हल्का सा एक नाला क्रिएट कर दिया गया, पाइप कनेक्ट कर दिया गया। थोड़े देर बाद दोनों के खेत के अंदर वाटर लेवल सेम हो गया। ऐसा बोला था ना मैंने? हाँ सर बोले। लेकिन अब यहाँ पर खुद सोचो कि V1 भी 200 वोल्ट है और V2 भी कितना है? 200। यानी कि पहले से ही दोनों खेत में वाटर लेवल क्या है? सेम है। तो मूवमेंट होगा? नहीं। नहीं होगा। ये बात में एक केस तो ये हो गया। अब आपके बात में आ रहा हूं मैं जवाब देने कि इसमें लॉस इन एनर्जी क्यों होगा। अगर यही V1 200 होता और V2 100 वोल्ट होता तो बात कुछ और होती। बात समझ में आया? तब बात कुछ और होती। एक काम करो, बोलो। एक कंडक्टर है जिसका वोल्टेज V1 है और दूसरा कंडक्टर है जिसका वोल्टेज क्या है? V2 है। जब दोनों को किसी कनेक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो ध्यान से सुनना, पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। थोड़ी देर बाद कॉमन पोटेंशियल होता है। तो वो वायर के थ्रू ही ना मूव करेगा। बोलो हाँ या ना। जब वो कंडक्टर वायर के थ्रू ही मूव करेगा तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी डेवलप होगा कि नहीं होगा? बोलो वायर में। हाँ सर होगा। जब पोटेंशियल दोनों कंडक्टर का इक्विलाइज्ड होने वाला होगा, दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होने वाला होगा, तो हायर से लोअर के तरफ जो मूवमेंट होगी थ्रू कंडक्टिंग वायर, उसमें हीट एनर्जी डेवलप होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर होगा। तो जब हीट एनर्जी डेवलप होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट? हाँ होगा। हाँ। जवाब मिला यस कि सर क्यों मिलेगा। लॉस इन एनर्जी होता है। हाँ सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? लॉस इन एनर्जी की। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये आपका हो गया इनिशियल और ये आपका हो जाएगा क्या? फाइनल। इतना लिख लिए? अब मुझे आप लोगों से मदद की जरूरत है इसमें।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आदित्य, नो ये सर। जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, अब इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए तो कितना आएगा? बताओगे आदित्य सॉल्व करके? यस हाँ, थोड़ा ट्राई करो, हिम्मत जुटाओ और सफलता पाओ। सर आ गया। कितना आया? सर हाफ इंटू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। सभी बच्चे सहमत हैं? हालांकि तुम्हारा आया सही है। लॉस इन एनर्जी इतना ही आता है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा। ठीक है, अच्छा ये बात बताइए, V1 बड़ा हो या V2 बड़ा हो, V1 बड़ा हो V2 से या V2 बड़ा हो V1 से, हमेशा ये डेल्टा U जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हाँ सर। क्यों? क्योंकि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर है। यस। चलिए, आप लोग अगर नहीं सॉल्व किए होंगे तो कुछ स्पेस छोड़ के ये लास्ट वाली लाइन आप लोग लिखिए अपने कॉपी में, और फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिए। बोलो, यस सर। हाँ सर। लिखो, when two charged conductors are connected, comma, charges flow from higher potential side to lower potential side. सर फिर से बोलिए ना। Charges flow from higher potential side to सर lower स्टार्टिंग से बोलिए potential थोड़ा। when two charged conductors
when two charged conductors are connected, charges flow from higher potential side to lower potential side till the potentials of the two conductors get equalized. EQUALISED, get equalized, full stop. In doing this, there is always some loss of potential energy, in the form of heat due to the flow of charges in connecting wires. मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि स्टेटमेंट के तौर पे आप लोगों को याद हो। ओके, क्लियर है? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, आप लोग लिखिए, बोलो। हाँ सर। A 10 microfarad कैपेसिटर, याद रखिएगा जो कैपेसिटर अनचार्ज होगा उसका वोल्टेज 0 होगा, मैंने बताया था। A 10 microfarad कैपेसिटर is charged by a 30 volt supply and then connected across an uncharged 50 microfarad कैपेसिटर। जनरली ऐसे क्वेश्चन में एक कैपेसिटर अनचार्ज ही होता है। एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस एन अनचार्ज्ड 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, फुल स्टॉप। अब जो चीज निकालना है मैं बता रहा हूं आप लोग। पहला कैलकुलेट में पहला लिखिए कॉमन पोटेंशियल, पहला पार्ट है कॉमन पोटेंशियल। दूसरा पार्ट है इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, मतलब इनिशियल अलग निकालना है, फाइनल अलग निकालना है। और थर्ड इसका पार्ट है लॉस इन एनर्जी, कितना एनर्जी में लॉस हुआ। क्लियर है? यस सर। अभी करना नहीं है, अभी नहीं है। आप लोगों को सेम चीज में एनसीईआरटी का बुक निकालिए, जल्दी से एक्सरसाइज पे पहुंचिए। पहुंचे? हाँ सर। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो अंकिता। A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply.
It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much हम्म। electrostatic energy is lost in the process? इसमें डायरेक्ट पूछ दिया है, लेकिन मैं इसमें भी बोलूंगा कि आपको पहले कॉमन पोटेंशियल निकालना है, फिर इनिशियल और फाइनल निकालना है, और तब लॉस इन एनर्जी निकालना है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हालांकि लॉस इन एनर्जी इस डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाएगा, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आप लोगों को एक और अच्छा क्वेश्चन देंगे, पहले ये दोनों बनाइए, ठीक है? Yes. ठीक, ट्राई करिए।
सर आ गया सर। दोनों आ गया। आपका वाला क्वेश्चन का आया है सर। एनसीईआरटी वाले का भी करो। पहला क्वेश्चन सभी से बन गया। यस सर। यस सर। आदित्य, फॉर्मूला पे पुट करना था। आदित्य कर रहे हो? यस सर, बन गया। फर्स्ट बन गया, सेकंड बना दिया। ओके। सर हो गया। हो गया सबका? ये क्वेश्चन दिख रहा है नीचे? यस सर। इसमें आप लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और सिस्टम का एनर्जी बताना है। करिए।
आज आदर्श का नेटवर्क बहुत खराब रहा है, कहीं बाहर था क्या वो? एट बाई थ्री सर आएगा। यस सर 8/3 आ रहा है। 8/3 हाँ कैसे? मेरे को तो लग रहा है कि इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड आएगा। क्या कह रही हो अंकिता? तो उससे क्या है, मेरा 8/3 आ रहा है ना, ऐसा कहना चाहती हो? ना सर 1 1 2 देखो ना कहाँ मिस्टेक हो रहा है, पता चल जाएगा एक बार। आखिरी का जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है वो सीरीज में है। हाँ सर 2 मिलके कितना होगा? 1 होगा। हाँ सर फिर 1 1 के साथ पैरेलल में आएगा पैरेलल हाँ सर तो तो 2 हो 2 जाएगा। होगा। यस फिर सर 2 2 के साथ सीरीज में आएगा, हाँ फिर 1 होगा। 1 1 के साथ पैरेलल में आएगा, फिर 2 होगा। तो इक्विवेलेंट कितना हुआ? फिर से सुनिए, ये दोनों सीरीज में है। 2 और 2 मिलके कितना होगा? 1 होगा। यस इतना बोलो और 9 पहले। यस सर। वो 1 इस 1 के साथ पैरेलल में है कि नहीं है? यस सर। 1 1 मिलके कितना हो जाता है? 2 फिर वो जो 2 आएगा, मान लो कि ये 2 हो गया, इसको भूल जाओ। तो ये और ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है? यस सर है। तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? सर 1 1। होगा। अब वो जो 1 आएगा इस 1 के साथ पैरेलल में होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो 1 1 मिलके फिर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? और एनर्जी बोलो यस और नो। ठीक है, हाँ सर अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेज रहा हूँ सर के थ्रू घर से करने के लिए। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस में एक तो 10वां नंबर क्वेश्चन तो सबसे पहले ही करवा दिए थे आज, उसको फिर से कर लीजिएगा लोग। ओके, ओके सर और बाकी ट्राई करने की कोशिश करनी है सारे क्वेश्चंस को। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और सुनो, क्या नाम है अर्णव,
ये तुम्हारी Yes, sir. रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि संडे को सर से बात करके तुम संडे को पढ़ ही लेना, ठीक है। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, और भूल जाता हूँ तो फिर मुझे याद नहीं रहता है, फिर क्लासेस बहुत सारी होती हैं, तो जिसके वजह से थोड़ा सा और इस वजह से मिस हो जाता है। तो ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि संडे को एक बार मुझे याद दिलवा के, जब तुम्हारे पास फुर्सत हो, तुम सर के थ्रू कनेक्ट होके या जैसे भी हो, ऑन वॉइस कॉल या कुछ भी हो, तुम संडे को कर ही लेना मंडे के क्लास से पहले, ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर बाकी बच्चों का भी मन होगा, अंकिता तुम्हारा भी मन होगा कि एक क्विक रिवीजन हो जाए, तो तुम भी Yes, sir. कनेक्ट हो जाना। आदित्य तुम भी हो जाना, आदर्श अभी है कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि उसकी आवाज नहीं आ रही है बहुत देर से, तो उसको भी बोल देना है। मतलब जिनको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन होकर संडे को अपने से टाइम लेकर पूछकर थोड़ा सा मुझे याद, हालांकि मुझे याद रहेगा, लेकिन अगर मैं भूल भी गया तो एक बार रात तक भी, ठीक है ना, आप 10 बजे 11 बजे जब भी बोल के पढ़ लेना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोग का टेस्ट हुआ नहीं है, सेकंड चैप्टर भी, सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है। मैंने बताया था कि 3 पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा, तो अब इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करूंगा मंडे से। तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले मंडे और वेडनेसडे में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगले वीक में टेस्ट भी हो फर्स्ट चैप्टर का एटलीस्ट, और जब थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो तो उसी के ड्यूरेशन में सेकंड चैप्टर का भी टेस्ट हो। तो अब देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव लेना है कि सब्जेक्टिव टेस्ट लेना है, अब वो डिसाइड करेंगे हम। बट लेकिन आप लोगों का काम है संडे को एक बार थोड़ा सा ये कर लेना, ठीक है ना। टेस्ट जरूरी है, टेस्ट जब तक नहीं होगा आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, मुझे भी आइडिया नहीं लगेगा। तो टेस्ट होना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। Okay, यस sir. सर। हाँ, कम से कम 30 टेस्ट होगा आप लोगों का सिलेबस एंड होते हैं। मैं बहुत ज्यादा ये नहीं बोलूंगा कि 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट 30 टेस्ट जरूर होंगे जब तक आपका सिलेबस एंड होगा। और उसके बाद से तो जब रिवीजन होगा तब तो उस समय तो आपके पास सैंपल पेपर भी आ जाएगा, तब तो कंटिन्यू टेस्ट होते चलेगा। लेकिन सिलेबस चलते वक्त में 30 टेस्ट का मेरा क्राइटेरिया है कि आप लोगों को कराएं। चैप्टर आप लोगों को कितने पढ़ने हैं टोटल? 12 पढ़ने हैं ना, 12 या 13 पढ़ना है। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका एक बार टेस्ट होगा, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका 3-3 बार टेस्ट होगा, उसके लेंथ पे डिसाइड होगा चैप्टर के, समझ रहे हैं ना। जैसे कैपेसिटर है, इसका 2 बार टेस्ट लूंगा मैं, पहला चैप्टर का 1 बार लूंगा, दूसरे चैप्टर का सिर्फ 2 बार लूंगा। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म इफेक्ट भी बड़ा चैप्टर है। तो और फिर जैसे आपका ईएमआई और एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपका एसी तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें तो 2 टेस्ट हो 3 भी होगा तो भी आप लोगों को कम ही लगेगा। तो ऐसे डिसाइड होगा और 1-2 देखा जाएगा, बढ़ जाए या घट जाए जो अलग बात है, लेकिन 30 टेस्ट का क्राइटेरिया है, उतना होगा टेस्ट तो आपका सारा तैयारी का निचोड़ आपको टेस्ट में मिल जाए। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं मिलेगा टेस्ट में कि ऐसे ही वहीं दे दिए और सर ने टाइम पास करने के लिए कैपेसिटर दे दिया, वोल्टेज दे दिया, एनर्जी पूछ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही टेस्ट लेंगे, ठीक है। और एक और चीज, बहुत सारे बच्चे क्लास के क्वेश्चंस को ना इग्नोर कर देते हैं, इस सर लोग इजी इजी क्वेश्चन लगा देता होगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकियों का मैं नहीं जानता हूँ। मैं एनसीईआरटी आप लोग को भी पता है कि साथ में ही करवाते चलते हैं, बात का झंझट नहीं रहे। दूसरी बात कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में ही होते रहता है। आप लोग के सामने ये कॉपी खुला हुआ रहता है, मेरे सामने 3-3 बुक खुला रहता है क्वेश्चंस का, उसी में से आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप लोगों का काम है कि क्लास में जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाए उसको 2 बार 3 बार जरूर बनाइए। उसके बाद से एनसीईआरटी 2 बार 3 बार बनाना ही है। और एक और चीज मैं आप लोगों में कमी देखा हूँ, तो सो मैं सोच रहा हूँ कि बोल दूं। Yes, sir. आप लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड नहीं करते हो, दैट इज वेरी बैड थिंग।
एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करिए, उसके अंदर के सॉल्व एग्जाम्पल को बनाने का कोशिश करिए, नहीं बने तो मेरे से पूछने का कोशिश करिए, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़िए। बहुत सारा लाइन उसमें आपको मिलेगा जो मैं नहीं बताता हूँ, या मैं छूट गया बताना, या हमको लगता है नहीं बताना चाहिए, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट होता है। कैसे पता चलेगा कि आप लोग वर्क कर रहे हो कि नहीं एक्स्ट्रा कर रहे हो? समझ रहे हो ना बात को? अगर सच में फिजिक्स अच्छा करना है तो आपको एनसीईआरटी के चीजें लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेंगी। उसमें बहुत सारा ऐसा लाइन आएगा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो वो मुझसे पूछोगे कि सर इसका मीनिंग क्या है, ऐसा बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है। आप अंडरलाइन करोगे उस बुक को मार्कर से, लाइन को आप स्क्रीनशॉट लेकर भेजोगे मुझे कि सर इसका लाइन मुझे समझ में नहीं आया, क्लास से पहले आप समझा दीजिएगा। तो ये सब सारा चीज जब हम लोग एफर्ट एक्स्ट्रा लगाएंगे ना, तब हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और आप सबको पता है कि अभी हालांकि सब लोग 12 के लिए पढ़ रहा है, वेरी गुड, लेकिन आगे कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना कि कंपटीशन देंगे, कि अभी से ही एसएससी के प्रिपरेशन में लग जाना है, कुछ पढ़ना है। तो जब पढ़ना है, कुछ कंपटीशन क्लियर करना है, तो कम से कम इस 12 को 12 की तरह मत लीजिए लोग, थोड़ा सा हल्का एफर्ट लगाइए एक्स्ट्रा में। बाकी हम तो खुद एडप्ट करेंगे, जब ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होने लगेगा तो फिर आप लोगों को तो 1 मिनट का फुर्सत नहीं रहेगा, इतना क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जितना पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से, अभी आपको और कोई बुक नहीं पढ़नी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक अभी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो नोट्स, और फिर मैं जो क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट के तौर पे भेजता हूँ वो, जब तक ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम नहीं हो रहा है तब तक यही चीज करना है, इसके अलावा कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। फिर आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन अलग तरीके का। लेकिन फिलहाल ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बार बार इतना बात करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि पढ़ाना होता है। डेली एक ही चीज चले तो आप लोग भी इरिटेट होके, बोर होके ईयरफोन निकाल दोगे, मुझे भी पता है सब। तो इसीलिए डेली बार बार नहीं बोला जाता, बट ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और आपके नॉलेज को, डेप्थ को बढ़ाएगा एनसीईआरटी को। हालांकि मैं जानता हूँ आप सब लोग बोलोगे कि सर एनसीईआरटी बहुत इरिटेटिंग बुक होता है, मुझे भी पता है, मुझे भी इरिटेटिंग बुक लगता था, लेकिन मैंने तब पढ़ा जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तब। बट दैट वाज माय फॉल्ट, वो मेरी गलती थी कि जब तक आप एनसीईआरटी को रीड नहीं करोगे आप कंसेप्ट के डेप्थ में नहीं जा सकते। समझ रहे हैं ना? हालांकि एवरीथिंग मैं निचोड़ लेकर पढ़ा देता हूँ, बट आप लोग को एक बार रीड डालना चाहिए। ओके? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चीज पे इम्प्रूवमेंट लाइए। और बाकी आप लोगों के और कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से। आप लोग क्लास में क्वेश्चन भी करते हो, हालांकि मुझे नहीं पता है कि जो क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे जाता है वो सॉल्व करते हो लोग कि नहीं करते हो, क्योंकि मुझे कभी इसका कंफर्मेशन नहीं मिला। बट लेकिन आप लोगों की क्लास के परफॉर्मेंस से मैं सभी से खुश हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो मैंने बोला उसमें लगाना है, फिर ऑफलाइन क्लास का वेट करिए, फिर आप लोग को और अच्छा चीज सिखाया जाएगा। और तब तक मिलते हैं लोग अगले क्लास में, ठीक है? यस। बाय।